देश ने अपना स्वामी खो दिया है। हेसेनगार्ड के 17 ग्रैंड ड्यूक की आत्महत्या का वर्णन अक्सर इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में इस तरह किया जाता था। कभी कभी इसे इस तरह भी वर्णित किया जाता था कि मास्टर ने देश छोड़ दिया, लेकिन विवरणों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। उनकी मृत्यु पर विद्वानों में मतभेद था। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रैंड ड्यूक का पद पाने के लिए अपने भाइयों की बेरहमी से हत्या करने के कारण उन्हें श्राप मिला था, जबकि अन्य लोगों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उनके खिलाफ द्वेष रखने वाले लोगों ने उन्हें जहर देने में सफलता प्राप्त की और इसी तरह की अन्य बातें भी। उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई गईं, लेकिन उनमें से कोई भी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन यह निश्चित था कि उनके पास ग्रेट डची का उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई संतान नहीं थी। जब महाद्वीप की सबसे समृद्ध भूमि ने अपना स्वामी खो दिया, तो उसके पड़ोसी हबैन साम्राज्य और एथर साम्राज्य ने हेसेनगार्ड पर कब्जा करने की कोशिश की। दोनों राज्यों ने तर्क दिया कि वे ग्रैंड डची के नए स्वामी बनने के हकदार हैं, तथा उन्होंने कहा कि उनका शाही खून और हेसेनगार्ड के ग्रैंड ड्यूक के पूर्वजों का खून कितनी निकटता से मिला हुआ है। आखिरकार इन तर्कों ने एक बड़े युद्ध को जन्म दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं ने हेसेनगार्ड में एक दूसरे का खून बहाया। ग्रेट डची पर युद्ध 3 साल से ज्यादा चला। उस दौरान हेसेनगार्ड की जमीन खून से लथपथ थी और मौत की बदबू से भरी हुई थी। अनगिनत युवा जीवन बिना अपनी आंखें बंद किए ही मर गए। अंत में दोनों राज्यों को एहसास हुआ कि वे अब और नुकसान नहीं झेल सकते और उन्होंने समझौता करने की कोशिश की। कई महीनों की बातचीत के बाद दोनों राज्यों ने निम्नलिखित संधि पर हस्ताक्षर किए। हेसेनगार्ड डची के रूप में ही रहेगी। दोनों राज्यों के शाही परिवार के एक सदस्य को सामान्य ग्रैंड ड्यूक के रूप में सेवा करने के लिए भेजा जाएगा, और दोनों ग्रैंड ड्यूक्स के बीच पैदा हुआ बच्चा हेसेनगार्ड की ग्रैंड डची का कार्यभार संभालेगा। इस तरह हेसेनगार्ड को 2 स्वामियों की सेवा करनी पड़ी। हिलती हुई गाड़ी में एरना ने अपना मुंह बंद कर लिया। गाड़ी से डची ऑफ हेसेनगार्ड की राजधानी तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 सप्ताह लग गया। हालांकि यह राजधानी की ओर जाने वाली सड़क थी, लेकिन सड़क की हालत काफी खराब थी। शायद ये कुछ समय पहले हुई बारिश की वजह से हुआ था। हर बार जब गाड़ी का लकड़ी का पहिया असमान पथरीली सड़क पर लुढ़कता, तो एरना का चेहरा पीला पड़ जाता। उफ! जब उसका शरीर, जो पूरे दिन ऊपर नीचे हिलता रहा था, एक बार फिर उछला, तो उसने महसूस किया कि उसके पेट में एसिड ऊपर उठ गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह उसका सौभाग्य था या दुर्भाग्य। उसने पहले ही अपना पूरा नाश्ता उल्टी कर दिया था और अब उसका पेट फिर से उबकाए खा रहा था। वह पानी की एक बूंद भी नहीं पी पा रही थी। जब उसने उल्टी की, तो उसके होठों से केवल एक कराह निकली और सौभाग्य से कोई गैस्ट्रिक द्रव बाहर नहीं आया। तभी उसे आगे भागते हुए शूरवीरों की चीखें सुनाई दी। ये ग्रैंड ड्यूक्स कैसल है। मैं ग्रैंड ड्यूक्स कैसल देख सकता हूँ। एरना का चेहरा चमक उठा जब उनकी तेज आवाजें बता रही थी कि उनके आगे क्या होने वाला है। आखिरकार वे अपनी मंजिल देख पाए। चेहरे पर चमक के साथ उसने खिड़की के पर्दे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, उसके सामने बैठी नौकरानी ने तेजी से उसका हाथ मारा। थप्पड़! गाड़ी के अंदर एक जोरदार तमाचा की आवाज गूंजी। राजकुमारी! और जैसे जैसे नौकरानी की तीखी आवाज जारी रही, एरना आदतन डर गई। वह डर गई थी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि बाहर खतरा है। हालांकि नौकरानी सम्मानजनक लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह उसे नीची नजर से देख रही थी। इसके अलावा उसने एक घमंडी रवैया भी दिखाया, जैसे कि राजकुमारी के हाथ पर मारना कोई गलत बात नहीं थी। मुझे तो बस घुटन सी महसूस हुई। क्या आप भूल गए कि इस जगह पर पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों पर कई बार हत्या की कोशिश की गई है? राजकुमारी भाग्यशाली थी कि वह इससे बच गई। बेहतर होगा कि आप इसे ध्यान में रखें। मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं था कि वह इस बात को भूल गई थी। ये भूलना आसान नहीं था कि कैसे उनसे पहले भेजे गए राजघरानों के 2 उम्मीदवारों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नौकरानियों का रवैया स्वीकार्य था। दूसरी राजकुमारियां अपनी नौकरानियों पर चिल्लाती और उनके अशिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें डांटती, लेकिन एरना ने ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। एरना अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हेबेंस के राजा की दूसरी पत्नी की चौथी संतान थी। राजा ने एरना की मां से विवाह किया था। उम्मीद थी कि उनके बीच पैदा होने वाले बच्चों में उनकी मां की तरह ही जादू होगा। मैजिक टॉवर एस्टरिस्क की एक जादूगरनी के रूप में वह एक सुंदर दिखने वाली महिला भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से एरना को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये वास्तव में एक जादूगरों का संघ होना चाहिए, लेकिन चूंकि कोरियाई काल्पनिक उपन्यासों में जादूगरों को टावरों से जोड़ा जाता है, इसीलिए टावर, जादुई टावर शब्द का प्रयोग किया जाता है।
एरना अपनी माँ से मिलती जुलती थी, इसलिए राजा को उम्मीद थी कि एरना में भी अपनी माँ की तरह जादू की प्रतिभा होगी। लेकिन 16 साल की हो चुकी एरना ने अब तक जादू के लिए कोई योग्यता नहीं दिखाई थी। ये स्वाभाविक था कि राजा उससे बहुत निराश था। चूंकि हबैन पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति देता था, इसलिए राजा ने एक शक्तिशाली परिवार की खूबसूरत महिला को रानी के रूप में चुना। रानी ने राजा के लिए स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। एरना, जिसकी मां नहीं थी और जिसे शाही गुटों से कोई समर्थन नहीं मिला था, शाही परिवार के भीतर एक सतही अस्तित्व था। यह अच्छा होता अगर टॉवर उसकी देखभाल कर सकता, लेकिन टॉवर ने कहा कि वे अब सांसारिक मामलों पर ध्यान नहीं देते और उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। इसलिए एरना को एक राजकुमारी के रूप में न्यूनतम उपचार के साथ रहना पड़ा। दरअसल उसे अपनी स्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। कम से कम शाही महल में उसे भूख लगने या ठंड में सोने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसने सोचा कि वह शांति से रह सकती है, फिर किसी दिन शादी कर लेगी और शाही महल छोड़ देगी। उसने सोचा कि वह ऐसे भोले विचारों के साथ रह सकती है। लेकिन इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कोई चाहता है। बचपन में ही उसका उत्पीड़न शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत उसके सौतेले भाई बहनों द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी बदमाशी से हुई थी। पहले तो वह लड़ती थी, चिल्लाती थी और मुक्का मारती थी, लेकिन अगर वह लड़ती और अपने गुंडों पर जीत हासिल कर लेती, तो दूसरी रानियां रात में एरना के पास आती और अनुशासन के नाम पर उसे बुरी तरह पीटती। हम सभी शाही परिवार के सदस्य थे और हमारे बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आप दूसरों को अपने नाखूनों से खरोंचेंगे और उन्हें लात मारेंगे जैसे कि एक बच्चा सड़कों पर पला बड़ा हो। भले ही आपकी मां न हो, मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने अनियंत्रित होंगे। इन शब्दों ने एरना पर उसके पिंडली पर पड़े कोड़े से भी अधिक गहरा घाव छोड़ा। यहाँ कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। छोटी एरना को जल्दी ही इस कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया। फिर भी उसने बार बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पिटाई और भी ज्यादा तेज होती गई। आखिरकार एरना ने विरोध करना छोड़ दिया। एक बच्चे के लिए ये दर्द बर्दाश्त से बाहर था। क्या क्या तुम आज हमसे नहीं लड़ोगे? हाँ, ये बहुत उबाऊ है। भले ही उसके भाई बहनों ने उसे पैरों से लात मारी, लेकिन एरना शांत रही। उसने सोचा कि इससे उनकी बदमाशी कम हो जाएगी, लेकिन इससे वह और भी बदमाश लगने लगी। तब से एरना एक ऐसी चीज बन गई जिसके साथ मैं हर किसी के साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार कर सकती हूं। हालांकि एरना, जिसने लड़ने की अपनी सारी इच्छा खो दी थी, बस खुद को संभाले रही। सिर्फ इसलिए कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गुस्सा और अपमान महसूस नहीं होगा। लेकिन चूंकि वह अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उसने इसे खुद पर ही निकाल दिया। उसके दिल में एक खालीपन था जिसे भरा नहीं जा सकता था, इसलिए छोटी एरना ने उसे भरने की कोशिश की, वह भी सिर्फ उसी तरीके से जो उसे पता था। इसलिए किसी समय से एरना के हाथों में हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ रहता था। वह खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं थी। फलों से लेकर मिठाइयों तक एरना दिन भर सब कुछ खाती रहती थी। उसकी देखभाल करने वाली नौकरानियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एरना को कुछ खाने को दिया जाए तो वह चुप हो जाती है, तो उन्होंने उसके लिए और भी ज्यादा खाना ला कर दिया। चूंकि वह हमेशा अपने मुंह में खाना रखती थी और बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उसका शरीर जल्दी ही मोटा हो गया। जैसे जैसे उसका विकास काल नजदीक आता गया, उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी विशेषताएं विकृत हो गईं और उसकी त्वचा खुरदरी और चिकनी हो गई। उसके भाई बहन, जो पहले उसे चिढ़ाते थे, अब उसे देखकर नाराज हो जाते थे और उसके साथ एक पूर्ण अजनबी की तरह व्यवहार करने लगे थे। भले ही वह एक राजकुमारी है, क्या कोई ऐसा कुलीन व्यक्ति होगा जो उसके जैसी किसी को चाहेगा? जब वह बड़ी हो जाए तो उसे कॉन्वेंट में भेजना बेहतर होगा। अपने बारे में हो रही कानाफूसी सुनकर एरना को बस यही उम्मीद थी कि वह किसी दिन किसी भी तरह से शाही महल छोड़ सकेगी। इस बीच खबर आई कि हेसेनगार्ड के ग्रैंड ड्यूक की मौत हो गई है और जल्द ही युद्ध शुरू हो जाएगा। कुछ सालों तक शाही परिवार का माहौल बहुत उदास रहा। फिर आखिरकार खबर आई कि संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। उसने सोचा कि शाही परिवार कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन ये फिर से अशांत हो गया। ये हेसेनगार्ड की ग्रैंड डची है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी तुलना आप जैसे बेकार राजघराने से नहीं की जा सकती जो सिंहासन भी नहीं संभाल सकता। प्रथम राजकुमार को छोड़कर, जिसे सिंहासन पर बैठना था, राजपरिवार के सभी सदस्यों में पद के लिए भीषण संघर्ष शुरू हो गया। इसके तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि दूसरे राजकुमार को हेसेनगार्ड के ग्रैंड डची में भेजा जाएगा, और एरना ने दूर से ही उनके विदाई समारोह को देखा। लेकिन एक हफ्ते बाद दूसरा राजकुमार सीमा पार करने से पहले ही अचानक हुए हमले में मारा गया।
यही बात एथ किंगडम से भेजी गई राजकुमारी के साथ भी हुई। दोनों राज्यों ने सोचा कि यह आसपास के राज्यों द्वारा किया गया घात था जो हेसेनगार्ड के सह शासन के खिलाफ थे। उन्होंने फिर से शाही परिवार के एक सदस्य को हेसेनगार्ड वापस जाने के लिए चुना, ये कहते हुए कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हबैन साम्राज्य की पहली राजकुमारी और एथ साम्राज्य के दूसरे राजकुमार को चुना गया, लेकिन हेसेनगार्ड पहुंचने से ठीक पहले उनकी भी जान चली गई। दूसरी हत्या के बाद दोनों राज्यों का गौरव चूर चूर हो गया। भारी सुरक्षा के बावजूद राजपरिवार के सदस्यों की फिर हत्या कर दी गई। क्या आपको लगता है कि हम इस वजह से हेसेनगार्ड को छोड़ देंगे? हालांकि पहली बार के विपरीत इस बार कोई भी शाही परिवार का सदस्य स्वेच्छा से नहीं गया। दो लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों न हो, उनके भी मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। वह स्थान जिसे हर कोई चाहता था जल्दी ही एक ऐसा स्थान बन गया जिससे हर कोई बचना चाहता था। उनके पास किसी को भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो दूसरा राज्य अकेले ही पूरे डची को निगल जाएगा। कोई भी ठीक है, हमें पहले वहां किसी को भेजने की जरूरत है। मंत्रियों ने फिर से उम्मीदवार चुना, कोई ऐसा व्यक्ति जो राजपरिवार से था, लेकिन अगर वह मारा भी जाता तो भी कोई बात नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाएगा। पूरे हबैन राज्य में शाही परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य था जो इन शर्तों को पूरा करता था। इस प्रकार एक हफ्ते बाद एरना को बिना किसी तैयारी के हेसेनगार्ड की ओर जाने वाली गाड़ी में घसीटा गया।